चलिए अब चालू करते हैं सिलेबस को, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि आपका पेपर नंबर फर्स्ट है, उसको अपन चालू करेंगे। पेपर नंबर फर्स्ट का हम लोग चालू कर रहे हैं, कौन सा, यूनिट नंबर फर्स्ट। देखिए नोट्स को एकदम सिस्टम से बनाइएगा, समझ गए ना। इसी नोट्स को पढ़ के जाना है और एग्जाम हॉल में उसको क्या करना है, एग्जाम हॉल में इसी नोट्स को पढ़ के जाना है और आपका 80% फिजिक्स में आराम से बन जाएगा। 80% क्वेश्चन बनेगा, 10-15% क्वेश्चन मैं खुद छोड़ता हूँ क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा कुछ भरोसा नहीं रहता है, ठीक। लेकिन 80% यही चीज है, इसलिए नोट्स को बहुत सिस्टम से बढ़िया जमा के सुंदर ढंग से बनाइएगा। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं जो मुझे देखेंगे वीडियो को बाद में या देख रहे हैं लाइव, उनसे निवेदन है कि आप लोग प्लीज बुक रखिएगा साथ में इंग्लिश मीडियम का। अगर बुक नहीं होगा तो हम लोग पीडीएफ देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बुक सामने रखेंगे क्योंकि यहाँ बच्चे जो है मेरे पास लगभग 50% बच्चे हिंदी मीडियम और 50% बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश चलेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों लोग को मैं बोलूंगा कि आप लोग इंग्लिश में पढ़ने का आदत अभी से डाल लीजिए, इंग्लिश में ऐसे ही कंफर्टेबल हो जाओगे आप, ठीक। तो पहला टॉपिक जो है यूनिट नंबर फर्स्ट का, जिसको मैं नाम दूंगा 1.1, ठीक है ना। ये टॉपिक है रिलेटिविटी। मैं आपको बताया, सिलेबस बताया था, याद देख लीजिए, सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे अब लोग ना। क्या पढ़ेंगे, रिलेटिविटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे निर्देश तंत्र। क्या पढ़ेंगे, निर्देश तंत्र। क्या पढ़ेंगे, निर्देश तंत्र, ठीक। समझ में आ रहा है ना, क्या पढ़ेंगे, निर्देश तंत्र, ओके, ठीक। अब निर्देश तंत्र क्या है उस चीज को समझिएगा। जैसे आप जो है रोड में खड़े हो और मैं भी दूर में खड़ा हूं, ठीक है ना। आपके सामने से कार गुजरी तो मैं बताऊंगा कि देखो वो जो राहुल है मेरे स्टूडेंट, समझ गए ना, उसके बाजू से कार गुजरी। तो कार को एक्चुअली मैं किससे कंपेयर करते हुए बताया, उस लड़के राहुल से, समझ गए ना। तो किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हुए जब किसी चीज को बताया जाता है तो वही आपका कहलाता है क्या, क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र। समझ गया ना, नहीं आया समझ में चीजें, ठीक है। एक मिनट ना, इसको जो है पेज में लिख दिया था, रेफरेंस सिस्टम लिख लीजिएगा जी। इंग्लिश में ना थोड़ा सा कुछ कुछ चीजों इंग्लिश में लिखाना भी जरूरी है। रेफरेंस सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे, ये तो रिलेटिविटी चैप्टर का नाम है, समझ गया ना। रिलेटिविटी चैप्टर है 1.1, एक्चुअली यहां से डालिएगा निर्देश तंत्र। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, रेफरेंस सिस्टम, ठीक है ना, रेफरेंस सिस्टम, ठीक। तो मैं आपको क्या बताया, चीजें समझ में आ गया। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हुए बताते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, रेफरेंस सिस्टम। समझ में आई चीजें, नहीं आया समझ चीजें, दोबारा मैं बोल देता हूं। किसी ऑब्जेक्ट को जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफरेंस देते हुए बताया जाता है उसी को बोलते हैं क्या, रेफरेंस सिस्टम। समझ में आ गया। अगर इसका स्पष्ट परिभाषा लिखना चाहोगे, पहले हिंदी में लिखा देता हूं फिर इंग्लिश में लिखते हैं। लिख लीजिए, हिंदी में लिखिए, वह सिस्टम, पहले हिंदी में बता रहा हूं फिर इंग्लिश में बताऊंगा ना। हिंदी में पहले लिखिए परिभाषा, जल्दी लिखिए फटाफट। वह सिस्टम एक मिनट ना, ऐसा लिखो, यदि किसी सिस्टम के सापेक्ष, यदि किसी सिस्टम के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति या गति को बताया जाता है ना। यदि किसी सिस्टम के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति को बताया जाता है तो उसे निर्देश तंत्र कहते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द सिस्टम रिलेटिव टू विच पोजिशन और मोशन ऑफ द बॉडी स्पेसिफाई इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, मतलब सीधी सी बात है, चीजों को समझो।
है ना। अभी शुरू शुरू क्लास है, आराम से पढ़ेंगे, फिर बड़ा बड़ा थ्योरम करेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हुए आप बताओगे तो वो आपका रेफरेंस सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब बाइक के सामने आप खड़े हो तो मैं बताऊंगा कि देखो बाइक जो है राहुल के बाजू में खड़ी है, तो बाइक को मैं किससे कंपेयर करते बताया, आपसे कंपेयर करते बताया। चलो ठीक, रेफरेंस सिस्टम हो गया। अगला डालिए अब 1.2। ठीक, अब लिखे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, राइटिंग पे मत जाइएगा, मेन बात को समझिएगा। ये डिजिटल बोर्ड में मेरा राइटिंग ठीक बनता नहीं है, ठीक है ना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। अब ये इनर्शियल फ्रेम देखिए, इंग्लिश वर्ड ही यूज कीजिए, वो कंफर्टेबल रहेगा फ्यूचर के लिए आपके ना, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मेरी बात को 2 मिनट सुन लीजिए, बस आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है, किसके लॉ को, न्यूटन्स लॉ, तो उसी को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन का कितना लॉ है, सुन लीजिए ध्यान से, न्यूटन कितना लॉ है बताइए। 3 नियम होता है जी। न्यूटन का, मैं क्या बोला आपको समझ में आ गया ना। अगर वह न्यूटन के नियम को, लॉ को फॉलो करता है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। सुन लीजिए फिर बाद में लिखना रुके, किसके लॉ को फॉलो करता हो, न्यूटन का लॉ, समझ में आ गया। न्यूटन के लॉ को अगर फॉलो करता है वही कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन का टोटल बेसिक कितना लॉ है, 3 लॉ, तो न्यूटन का तीनों लॉ नहीं, केवल कितना लॉ, 2 लॉ को फॉलो करे तो वही आपका हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कितना कितना लॉ को फॉलो करे, 2 लॉ को। पहला लॉ कौन सा होता है जरा बताइए तो, कुछ याद है। पहला लॉ होता है, स्कूल लाइफ में पढ़े बेसिक चीज, कि अगर कोई चीज स्थिर है यानी रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, या अगर वो मोशन में है तो मोशन में, गति में है तो गति में रहेगा, जब तक कि उसमें कोई बाहर का फोर्स हम ना लगाए। वही फर्स्ट लॉ है, समझ में आ गया ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, अगर मोशन में है, गति में है, घूम रहा है तो घूमते रहेगा, तब तक जब तक उसको बाहर से कोई क्या ना लगा दे, उसको फोर्स ना लगे। यही फर्स्ट लॉ है, ठीक। मतलब शॉर्टकट में बता रहा हूँ, स्थिर है तो स्थिर रहेगा, और गति अवस्था में है तो गति रहेगा, जब तक कि उसमें कोई ना क्या ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, एफ बराबर एम ए होता है, हाँ ठीक है ना, लो ना, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो ये दोनों लॉ को अगर वो फॉलो करता है कोई चीज, तो वही कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात खत्म, समझ में आ गया। अच्छा, ये भी चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि मान ली जाए किसी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कण, कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कहीं लाइट की स्पीड से ज्यादा हो, समझिएगा बात को। अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट की स्पीड से क्या हो, ज्यादा हो, तो वो कोई भी हालत में न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। समझ में आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो लाइट की स्पीड से क्या हो, ज्यादा हो, किसी स्पीड ज्यादा हो, लाइट की स्पीड से ज्यादा हो, तो उसमें न्यूटन का लॉ फॉलो भी नहीं होगा। और न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं हुआ मतलब इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर फॉलो तभी होगा जब उसमें न्यूटन्स का लॉ क्या हो, फॉलो हो। समझ में आ गया। और न्यूटन्स का लॉ फॉलो नहीं हो रहा है मतलब इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। और क्या बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड न्यूटन्स, कोई भी लाइट का, कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो तो उसमें न्यूटन लॉ ही नहीं लगता है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो, मतलब क्या हुआ, वो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। समझ में आ गया। तो दूसरा चीज मैं क्या बताया, लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लाइट के, किसके स्पीड से, लाइट के स्पीड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना, नहीं आया समझ में, समझ में आ गया ना।
क्योंकि लाइट का स्पीड से ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड हुआ मतलब उसमें न्यूटन लॉ फॉलो ही नहीं होगा। समझ में आ गया? ये हो गया जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ठीक, लिखोगे? लिख लो जल्दी फटाफट। इसी के साथ चलो इसको बता देता हूँ, आज जड़त्वीय निर्देश फ्रेम किसको बोलेंगे बताओ? 1.3 भी लिख देता हूँ। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ठीक, राइटिंग पे मत जाइएगा, मेन सार बात को समझिएगा। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गया? नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ में आ गया? ये क्या होता है? इसका ठीक उल्टा। इसमें न्यूटन का नियम फॉलो होगा कि नहीं होगा? इसमें न्यूटन नियम लागू नहीं होने वाला, पहला चीज। समझ में आ गया? इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहोगे तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसका दो एग्जाम्पल बता रहा हूं। त्वरित एवं घूर्णी, क्या? त्वरित एवं घूर्णी निर्देश फ्रेम। इंग्लिश में बताता हूं, पहले रुक जाओ। त्वरित एवं घूर्णीय निर्देश फ्रेम, ये इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेट एंड रोटेटरी मोशन। क्या? एक्सेलरेट एंड रोटेटरी मोशन। समझ में आ गया ना? तो बस आप इतना याद रखिए, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं होता है। समझ में आ गया? इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें न्यूटन का लॉ क्या हो? फॉलो। बस इतना लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिखो जल्दी फटाफट, लिख लीजिए। लिखो लिखो लिखो, साथ में लिखो, क्योंकि बहुत लंबा थोड़ा लिखना नहीं है आपको ना। ये डेफिनेशन बस बता रहा हूँ, फिर ये सब चीजें बेसिक हो जाएंगी, फिर हम बड़े बड़े थ्योरम करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। और आजकल तो एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया है, 2 नंबर 3 नंबर में डेफिनेशन भी पूछ रहे हैं ना, तो आपको ये सब डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। लिखो जल्दी फटाफट। कुछ टिक लगाइए उसको, टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा, मैं उसको बताऊंगा। समझ गए ना? टिक लगा के छोड़ दीजिएगा, अभी बनाते जाओ। बाकी बन रहे हैं ना, बनाओ फटाफट। हो गया? नहीं हो पाया? हो गया ना? चलिए आगे बढ़े। अब आगे देखिए, आगे लिखिए छद्म बल। कौन सा बल? छद्म बल, या इसी को बोलते हैं छद्म बल या फिसियस फोर्स। ठीक है ना? और इसको बोलते हैं आभासी बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी बल। ठीक है ना? आभासी बल, आभासी मतलब समझते हो ना? आप रात में बगीचा से निकल रहे हो गांव के पास, तो आपको लगता है ना भूत में तो धर लिया या उठा मेरे को ले गया, या मेरे पैर को खींच रहा है नदिया की तरफ। तो क्या बल है? आभासी बल, इमेजिनरी फोर्स। समझ गए ना? तो पहला चीज तो यह है कि डेफिनेशन इसका यह है कि यह रियल नहीं होता है। क्या होता है? वास्तविक नहीं है। अब वो भूत उत का मत लिखना ना एग्जाम में, वो ऐसी मजाक मस्ती में बता रहा हूं, मतलब ये वास्तविक नहीं होता। समझ में? ये क्या नहीं होता? वास्तविक नहीं होता। अब वो तो मस्ती मजाक की बात हो गई कि आपको भूत खींच रहा है सर्टिक लगता है। मेन अगर इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो आप बोल सकते हैं कि जैसे ही आप चौक रहता है ना, चौक में जब इधर से बहुत स्पीड से ऐसे आते हैं, घूमते हैं गोल, ऐसे लगता है मैं गिरने वाला हूँ। फुल स्पीड से गाड़ी चलाओ ना, धूम वाला बाइक नहीं आता ऐसे वाला, 100 की स्पीड से घुमाना गाड़ी को, समझ गया? ऐसे लगता है मैं गिरने वाला हूँ। गाड़ी को देखिए पूरा ऐसे झुक जा रहता है, घूमता है तो, लेकिन गिरते हो क्या? नहीं गिरते हो। समझ गए ना? आप ऐसी गाड़ी खड़े या एकदम खड़े सीधा रोड में चला रहे हो, ऐसे झुका के चलाओ, गिर जाओगे गाड़ी से। लेकिन आप जब चौक में जाते हो देखो पूरा गाड़ी ऐसे रहता है, वो पूरा ऐसे झुक जा रहता है, ऐसे घूमता है सर से। समझ गए?
तो ये एक उदाहरण दे सकते हो कि जैसे ही चौक में आप बीच जो चौक है उसमें जब मुड़ते हो तो गाड़ी झुकती है, वो भी क्या बल है? आभासी बल है। क्या बल है? आभासी बल। आपको लगता है मैं गिरने वाला हूं, लेकिन आप गिरते नहीं। इसका अगर आप फार्मूला बोलोगे तो फार्मूला होता है F बराबर एम ए नॉट एम ए जीरो, F0 बराबर एम ए जीरो, ये इसका फार्मूला है। लिखते जाइए साथ में। इसका एक और फार्मूला होता है, लेकिन ये रोटेटरी फॉर्म में होता है। F0 इज इक्वल टू -2 में ओमेगा इंटू VR, ठीक है ना, -m ओमेगा इंटू R, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना। तो ये जो है ये नॉर्मल रोटेटरी मोशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये वाला फार्मूला ना। किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये नॉर्मल रोटेटरी फॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी यही फार्मूला मेन है इसका। दोनों को मैं बता दिया, आपको पता होना चाहिए। मेन आप इसी को याद रखना। समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया छद्म बल, है ना, एप्रिसिएशन फोर्स, ठीक है ना। अब अगला लिखिएगा आगे। हो गया, आगे बढ़े। अगला लिखिए गैलीलियन फोर्स, सॉरी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण बोलते हैं पूरा पूरा, ठीक है ना। तो ये एक पूरा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम पहला जो पढ़ेंगे वो है रूपांतरण समीकरण। रूपांतरण समीकरण, है ना। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन समझ में आ रहे हैं? क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। समझ में आ रही चीजें? अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका अगर डेफिनेशन आप पढ़ना चाहें, रुकिए पहले मैं बता देता हूं, फिर डेफिनेशन लिखना इसका, ठीक। देखिए जैसे दो ठो मैं फ्रेम लिया, ध्यान दीजिएगा ना, डायग्राम बना रहा हूं। दो ठो फ्रेम लिया, टफ तो नहीं लग रहा है ना, आराम से चीजें चल रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो मैं दोबारा बताता हूं आराम से, ठीक है ना। टफ तो नहीं लग रहा है ना? ठीक भाई, बेसिक चीजें बता देता हूं। फिर देखिए कोई भी यूनिट जब आप पढ़ते हो ना, आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास करके आए हो, टोटल 10 यूनिट है। हर यूनिट में 7 ठो भी क्वेश्चन कर लिए, बड़ा बड़ा दीर्घ उत्तरी जिसको बोलते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आराम से फंसता है। उतने में आराम से फंस जाएगा, आराम से पास हो जाएगा। पास नहीं, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, है ना। तो ये 7 ठो क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपन जो डेफिनेशन है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में डेफिनेशन भी पूछ रहे हैं, खासतौर से जो बच्चे सेमेस्टर वाले हैं, ठीक। तो जैसे एक फ्रेम है, ये ले लिया, नाम क्या दे दूं इसको? एस, समझ गया। एक दूसरा फ्रेम नाम दे दिया क्या? एच डेस। दो फ्रेम है, एक फ्रेम ए एक फ्रेम बी, समझ गया। इसका जो इनिशियल पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूं क्या? ओ। इसको नाम क्या दे दिया? ओ डैश। समझ में आ रहा है ना। और यहां पास कोई पार्टिकल है पी। कोई पार्टिकल क्या है? पी। कोई पार्टिकल क्या है? पी। अब ये पार्टिकल जो पी है, कोई एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पी का फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स है, निर्देशांक जो है, वो कौन कौन से है? मान लिया एक्स वाई जेड और टी है। टी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और एक्स वाई जेड डायरेक्शन को शो करेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए स्मॉल ए एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड और टी। समझ में आ गया। और ये जो पार्टिकल पी है उसका एच डैश के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? एच डैश के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स है उसको मैं नाम दे दूंगा एक्स, इसको नाम दे दिया एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश, ये नाम दे दिया। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? तो ये जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक हिंदी में जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, किसका कोऑर्डिनेट्स? पी का। किसके रेस्पेक्ट में? एस के रेस्पेक्ट में। और ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये भी कोऑर्डिनेट्स किसका है? पी का। निर्देशांक जो पी का है किसके रेस्पेक्ट में? एच डैश के रेस्पेक्ट में। तो दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है, दोनों जो निर्देशांक है, उनके बीच रिलेशन को बताने के लिए जिस इक्वेशन को इस्तेमाल किया जाता है उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन।
समझ में आ गया? दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है तो दोनों के बीच, किसके बीच? दोनों के बीच रिलेशन, ऐसे लिखना मत, इसमें बस डायग्राम इतना बनाइएगा, मैं बस लिख दे रहा हूं जानकारी के लिए। दोनों के बीच रिलेशन को बताने के लिए जिस इक्वेशन को हम यूज करते हैं उसी इक्वेशन को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। समझ में आ गया? ठीक, इसको मैं लिखना चाहो तो लिखो, आप डेफिनेशन लिखो, लिखो लिखो डेफिनेशन। पहले हिंदी में बता रहा हूं, फिर इंग्लिश में लिखना, बाकी इंग्लिश पढ़ने वाले भी आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में, मैं हिंदी में लिखा देता हूं। वे समीकरण जो दो निर्देश फ्रेमों के कण के, वे समीकरण जो दो निर्देश फ्रेमों के कण के निर्देशांकों में संबंध व्यक्त करता है, कण के निर्देशांकों में संबंध व्यक्त करता है, समझ गए ना? उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक। अ पार्टिकल हैज कोऑर्डिनेट्स इन द डिफरेंट, है ना, अ पार्टिकल हैज डिफरेंस कोऑर्डिनेट्स इन द डिफरेंस फ्रेम ऑफ द सेम, ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है? जल्दी आओ भाई, हो गया? किसका फोन था? ठीक, चलो हो गया ना? तो मैंने लिख लिया ना? तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में आपको बता दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का? ठीक है ना? तो आज पहला ही क्लास था, ठीक है ना? थोड़ा बेसिक चीज बता दिया। पहले मैं आपको क्या बताया था, सिलेबस, और सिलेबस के बाद कुछ बेसिक चीजें कर लिए। अब हम लोग अगले क्लास में आगे करेंगे, ठीक है ना? तो सिलेबस आराम से आपके एग्जाम से बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, अभी अगस्त ही चालू हुआ है, ठीक है ना? सिलेबस बहुत पहले खत्म हो जाएगा, आज इतना करिए कंप्लीट। इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों से निवेदन है कि आप लोग बुक रखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं जब जैसे मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बुक से पॉइंट देखते रहिए, बुक में पूरा सिलेबस है। जैसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बताया तो बुक से टॉपिक को निकाल लीजिए, साथ में करते भी जाइए। बाकी मैं इंग्लिश में कुछ लिखाने की कोशिश करूंगा तो साथ में हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश वाला कोई फिजिक्स और मैथ्स में कोई इशू नहीं जाता है, साइंस बैकग्राउंड में, मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड में हिंदी इंग्लिश का वैसे कोई इशू नहीं जाता है, ठीक? तो चलिए आज का क्लास के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में फिर अपन क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे।